नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर बधाई दी। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक बधाई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। में अंतरिम सरकार के तौर पर सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके पद ग्रहण करने के बाद से नेपाल के हालात सामान्य हो रहे हैं और फिलहाल कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं और हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, अंतरिम सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है सुशीला कार्की ने। किस तरह से शांति बहाली की कोशिशें की जा रही है, कितनी छूट कर्फ्यू में दी गई? देखिए, पिछले 5 दिनों से अराजकता का जो माहौल नेपाल में बना हुआ था, उसमें आज सुबह एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है, जहां कल रात में जो कर्फ्यू का आदेश था उसको रिन्यू नहीं किया गया है। यानी कि नेपाल की आर्मी को ऐसा लगता है कि अब कर्फ्यू को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं, लिहाजा आज सुबह 5 बजे के बाद से नेपाल में कोई भी कर्फ्यू नहीं है और लगभग सभी बॉर्डर से धीरे धीरे लेकिन बेहतर ज्यादा सुरक्षा के साथ आवागमन को शुरू कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर्स नेपाल से लगे हुए थे, वहां से भी लोगों का आना जाना, हालांकि वो पैदल आना जाना है, वो शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद जो 4 पहिया वाहन और ट्रक है उनका भी आवागमन शुरू हो गया, क्योंकि इससे आपूर्ति बाधित हो रही थी नेपाल के लिए भी और वहां से जो ट्रेड यहाँ हो रहा था वो भी बाधित हो रहा था। लिहाजा बहुत सारी गाड़ियां जो बॉर्डर्स पर लगी थी, अब धीरे धीरे दोपहर बाद उनको अलाउ किया जाएगा कि वो नेपाल में जा सकती हैं। शुरू हो गई वो प्रक्रिया भी। अगर हम नेपाल की बाकी स्थिति की बात करें तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कल देर रात प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है सुशीला कार्की ने। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आज एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें उनका मंत्रिपरिषद कैसा होगा उसकी चर्चा होगी और संभव है कि सोमवार तक या फिर संडे को शाम तक मंत्रिमंडल का गठन भी किया जा सके, उसको भी शपथ दिलाई जा सके, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स देश में जो विकास के बाकी काम है उसको कैसे अंजाम देना या फिर पुरानी सरकार पर जिस तरीके के आरोप थे कि वो करप्शन और इस तरह की चीजें कर रही है, जेनजी के जो डिमांड्स थी उसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब को लेकर मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रक्रिया शुरू होगी और वो प्रक्रिया मंडे ऑनवर्ड शुरू हो सकती है। इसलिए ये इस बात की कयास तेज है कि मंत्रिमंडल का गठन इन 2 दिनों में हो जाएगा और उसकी शपथ ग्रहण भी हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि डेमोक्रेसी जब से नेपाल में आई तब से ये पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी, लिहाजा इनके पास चुनौतियां बहुत सारी हैं। पहली चुनौती तो ये कि जिस तरह करप्शन के आरोप लगातार सरकारों पर लग रहे थे उससे कैसे निजात मिलेगी। इसके अलावा विकास के जो काम नेपाल में अभी तक नहीं थे और ज्यादातर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को लेकर डिपेंडेंट था और ऐसे लोकेशंस भी बहुत कम हो गए थे नेपाल में। साथ साथ कसिनो और इस तरह की जो चीजें थी उसको लेकर लोग नेपाल को ज्यादा जानने लगे थे, लिहाजा इस तरह के डेस्टिनेशन को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके के संबंध लगातार नेपाल के अप डाउन हो रहे थे, उन संबंधों को कैसे बेहतर किया जाना है उसको लेकर चर्चा होनी है लगा। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां जो कि नेपाल के पीएम बनने के बाद सुशीला कार्की के सामने होंगी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत ने उनका समर्थन किया, अमेरिका और बाकी जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश थे जो कि कल उनके शपथ ग्रहण में थे, उन्होंने समर्थन किया, तो ऐसे में एक उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रो इंडिया एक सरकार नेपाल में डेवलप हो रही है। सरकार के पास अगली चुनौती ये है कि चुनाव जो है वो कैसे कराए जा रहे हैं, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से जो नियम कहता है कि अगले 6 महीने संसद भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव किए जाने चाहिए, तो लिहाजा मार्च तक चुनाव कराए जाने की पूरी रूपरेखा, किस तरीके से पार्टियां चलेंगी, किस तरीके से लोग होंगे, सरकार का जो गठन अगर होता है तो क्या क्या प्रायोरिटीज होंगी, ये सारा कुछ अभी तय होना बाकी है। लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज से नॉर्मलसी धीरे धीरे नेपाल में लौट रही है। कर्फ्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लिहाजा दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं, लोग अपने कामों की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। जो ट्रेड रुका हुआ था, जो सब सप्लाईज रुकी हुई थी, सबसे अच्छी जो खबर है वो यही है कि नेपाल में हालात सुधर रहे हैं और पड़ोसी देश होने की वजह से लगातार हम चिंता जता रहे थे और अब फिलहाल ये चिंता दूर हो रही है धीरे धीरे। अमरीश, इस बात को हम समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बहुत सही शब्द कहा, प्रो इंडियन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की वहां तैयारी चल रही है। इसी को लेकर के एक समय था सुशीला कार्की का विरोध भी जेन जी ने किया था, क्योंकि वो भारत
समर्थक रही हैं। क्या ये उनके लिए चुनौती नहीं होगी? भारत के साथ भी उनके संबंध रहे मधुर और साथ ही जेन ज़ीज को भी लेकर के वो आगे बढ़ें। देखिए, जेनजीज का अगर देखें तो बड़ी डिमांड ये थी कि रोजगार के ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा, लिहाजा हमको नहीं मिल रहा, और लीडर्स के जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ मिलता है। ऐसे में जो डिफरेंस आ रहा था समाज में एक अलग तरीके का, उसको वो लेकर एक डिफरेंस चिंता थी जेनजी की। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार हैंडओवर हो रही थी नेपाल की प्रॉपर्टीज चाइना और बाकी ऐसी कंट्रीज को, जिसमें कि लीजिंग एक बड़ी चिंता का विषय था। ये कहा जा रहा था कि जो डेवलप करेगा उसकी प्रॉपर्टी वो होगी। ऐसे में उन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रही थी नेपाल की सरकार, मौजूदा सरकार जो उस समय की थी। तो तत्कालीन सरकार के इस तरह के जो प्रस्ताव थे उनका ही विरोध था। लिहाजा मेरे कहने में तो ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन नेपाल के लिए, नेपाल के लोगों के लिए और जेनजी के लिए यही डिमांड थी कि नेपाल के विकास के लिए, नेपाल की आत्मनिर्भरता के लिए और नेपाल को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सरकार होगी, उस सरकार का गठन किया जाना है। तो मेरे कहने पे वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन नेपाल के लिए, जेनजी के लिए एक प्रो नेपाल, यानी कि नेपाल के विकास के लिए, विकासोन्मुख नेपाल के लिए, आत्मनिर्भर नेपाल के लिए, और ऐसे नेपाल जिसमें कि नौकरी और रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी, जहां पे निवेश आएगा, जो एक विकसित नेपाल की तरफ बढ़ेगा। और संभव है कि नेपाल जो पहले था, जिसके लिए वो जाना जाता था, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे वो किसी और तरीके का टूरिज्म हो, इस तरीके के टूरिज्म को और बढ़ावा देने की नीतियां होंगी। रोड्स और ट्रांसपोर्ट का जो साधन थे वो जो लिमिटेड थे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा चिंता का विषय था और जिसको लेकर लगातार पड़ोसी देश जो है इन्वेस्टमेंट लगातार नेपाल में बढ़ा रहा था, उस तरीके की जो डिमांड्स थी, उस तरीके के जो कंसर्न्स थे, उसको एड्रेस करना, ये चुनौती रहेगी। तो प्रो इंडिया गवर्नमेंट हम इंडिया के लिहाज से जरूर कह सकते हैं, लेकिन नेपाल के लिहाज से अगर देखें या फिर जेनजी के लिहाज से देखें, तो सुशीला सरकार जो है वो नेपाल के विकास के लिए लाई गई है, क्योंकि वो अगर उनकी परिपाटी देखें या फिर उनका बैकग्राउंड देखें, तो वो नेपाल की पहली उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही है, और अब वो एक बड़े पद पर या कि राजनीतिक पद पर है, जो कि संवैधानिक पद भी है। तो पीएम होने के नाते जो उनका बैकग्राउंड है इसमें मदद करेगा। उनके पास राजनीति विज्ञान का भी एक अनुभव है, उनके पास कानून का भी एक जानकारी है। तो ऐसे में किस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने हैं, किस तरीके से उनको बेहतर करना है, और निवेश और विकास किस तरीके से मजबूत करना है, इसको लेकर वो बेहतर समझ सकती हैं और कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। इस लिहाज से ये सरकार हम प्रो इंडिया जरूर कह सकते हैं इंडिया के नाते, लेकिन हम प्रो विकास वाली सरकार नेपाल के लिए। जी बिल्कुल, तो नेपाल में प्रो विकास वाली सरकार अब आगे बढ़ेगी और कैबिनेट गठन कुछ 2-3 दिनों में संभव नजर आ रहा है। अमरीश, हम जानना चाहेंगे कि ये कैबिनेट का गठन होगा, इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं और क्या जेनजीज के कुछ बड़े नाम ऐसे हैं उभर कर आए हैं जो? देखिए, जिस तरीके से पूरा आंदोलन ये कहा जा रहा था कि जेनजीज ने शुरू किया था, जेनजीज की अलग अलग डिमांड्स थी, सबसे बड़ी डिमांड थी करप्शन को हटाना, तो एलिमिनेट करना, पूरे आंदोलन को मोबिलाइज करना, तमाम ऐसी चीजें जो थी वो सब कुछ का क्रेडिट जो है जेनजी को जा रहा है। लिहाजा जेनजी का सरकार में प्रतिनिधित्व होगा, ये बिल्कुल तय है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार पिछली सरकारों के या पिछले जो सांसद थे जो कि विकासोन्मुख थे, उनको रखा जाएगा सरकार में, ताकि वो अहम पदों पर या फिर पड़ोसी देशों को जो रिश्ते हैं उनको बेहतर समझ सकते हैं, वो ऐसे लोग रहेंगे। साथ ही साथ नेपाल के भीतर की जो पूरी डेवलपमेंट की चीज होगी या बागडोर होगी, वो जरूर जेनजी के हाथों में होगी। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि आज और कल में जो बैठकें होनी है उसमें 3 से 5 सदस्य जो है मंत्रिमंडल के, वो चुने जाएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आगे कहीं देखा जाएगा। तो ये जो 3 से 5 सदस्य होंगे उसमें 2 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो कि पिछली सरकारों में कहीं काम करते रहे होंगे, जिसमें कि विशेष पद वित्त मंत्री का और गृह मंत्री का वो ऐसे अनुभवी लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही बाकी जो पद होंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो नौकरियों के लिए हो, लेबरर्स के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, इस तरीके के जो पद हैं वो जेनजी के खाते में जा सकते हैं, ताकि वो जेनजी के हिसाब से, जेनजी की मानसिकता के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट्स और नीड के हिसाब से पॉलिसी को डिस्कस करें और आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर 5 सदस्य होंगे तो 3 जेनजी से होंगे और 2 अनुभवी लोग होंगे। अगर 3 होते हैं तो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ होगा और 2 जेनजी से होंगे, और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार इस पूरी खाके को, रूपरेखा को तैयार होने की बात किया जाएगा। जी, यानी जेनजीज बड़ी भूमिका निभाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।